तो हम लोग क्या देखे थे, एक्चुअली देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि हम माइक लगा हुआ है, ये मेरा आवाज हमको यहाँ सुनाई देता है, तो हम जितना कस के बोलेंगे तो मेरे कान में तो नहीं बाजा बजेगा, तो हमको यहाँ वॉल्यूम कम करना पड़ता है यहाँ से, और ज्यादा कम करेंगे तो ऑनलाइन वाले बच्चे का आवाज हमको सुनाई नहीं देगा। इसे बोलते हैं ऑनलाइन वाले बोलने के पहले हैंड रेज कर देना ताकि हम वॉल्यूम बढ़ा दे। ठीक है, तो फॉर्मेट सेल में क्या क्या देखे हम लोग, उस सेल में क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसके बाद उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं। सर माइक का व्यवस्था है यहाँ पे, वही है ना, यहाँ वाला तो हम माइक पिछला बार यूज किए थे, इतना हमिंग का साउंड आ रहा था कि उठा के भेज दिए हर्षवर्धन जी थे उस समय, तो यही एम्पलीफायर खराब है, एम्पलीफायर खराब है, हमिंग का अर्थ ले रहा है, हमिंग का साउंड आ रहा है। समझ में आ गया जी, जो बोले थे माइक लगाने के लिए, समझ में आ गया ना। आप मारिए ग्रुप पे मैसेज। ठीक, अब माइक रहेगा तो मेरा एनर्जी थोड़ा बचेगा। तो फॉर्मेटिंग समझ में आ गया। चलो फॉर्मेटिंग के बाद हम बात करते हैं, देखो यही है फॉन्ट जहां पे हम लोग फॉर्मेटिंग किए थे, फॉन्ट सेट किए थे, फॉन्ट का साइज बढ़ाए घटाए थे, इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट, एगो बड़ा वाला एगो छोटा वाला था ना, तो हम उसको या तो फिर हमको पता है कि हमको 22 साइज का रखना है या 12 साइज का रखना है तो हम 12 फॉन्ट साइज रख लेंगे, लेकिन हमको अगर क्लिक बढ़ा के देखना है कि क्या साइज अप्रोप्रिएट होगा, हमको नहीं पता है कि 12 या 14, तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे और जहां पे हमको लगेगा कि अब अप्रोप्रिएट है वहां पे हम छोड़ देंगे उसको। तो इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट हो गया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, समझ में आ गया। बॉर्डर था, बॉर्डर का क्या, कितना तरह का बॉर्डर देखे थे हम लोग, बहुत तरह का बॉर्डर था, वो लेफ्ट वाला था, राइट वाला था, टॉप था, मिडिल था, फिर ऑल बॉर्डर था, ऐसा बहुत सारा बॉर्डर हम लोग देखे। फिल कलर और फॉन्ट कलर, फिल कलर मतलब उस सेल का बैकग्राउंड कलर है ना, एक तो मक्का जैसा था ना, जग जैसा, उसका कलर लगे उसमें उड़ेल दिया, वैसा वाला आइकन था एक, तो वो क्या था कि उस घर में वो कलर गिर गया, उसके ऊपर जो फॉन्ट से लिख जाओगे वो फॉन्ट कलर हो गया, तो बैकग्राउंड कलर हो गया, और फोरग्राउंड कलर बोले या फॉन्ट कलर बोले की बात है, क्लियर है। और मोर ऑप्शन में तो मोर ऑप्शन विंडो आएगा, और मोर ऑप्शन विंडो में क्या देखे थे, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो, ये देखे थे, और अंडरलाइन भी देखे थे, डबल अंडरलाइन भी था, और अकाउंट्स वाला अंडरलाइन भी था जो थोड़ा सा नीचे होकर अंडरलाइन कर रहा था। इसके बाद अलाइनमेंट, अच्छा अलाइनमेंट पे बात करें तो बताओ अलाइनमेंट मतलब क्या होता है। बिल्कुल, अगर मान लो एक लाइन की बात करें तो वो लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, या सेंटर्ड हो सकता है, ठीक है। जस्टिफाई भी तो होता है ना, जस्टिफाई में दोनों एंड बराबर हो जाता है, खैर। लेकिन यहां पे हम लोग सेल की बात कर रहे हैं, एक सेल, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, उस रेक्टेंगुलर बॉक्स में ये तो हो गया कि वो लेफ्ट हो गया, वो राइट हो गया, सेंट्रल हो गया, ऊपर नीचे भी तो हो सकता है, एक तो होता है छत के सटे हुए, एक होता है बॉटम के सटे हुए, एक हो सकता है सेंटर में हो, मिडल में हो, ठीक है। तो अलाइनमेंट दो तरीके का होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा ना। बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है अगर वो लेफ्ट साइड में है तो वो लेफ्ट अलाइन हो गया, सेंटर में तो सेंटर अलाइन हो गया, और राइट साइड में तो राइट अलाइन हो गया, ये तो इधर हो गया, हॉरिजॉन्टल मूविंग हो गया, ऊपर नीचे भी तो हो सकता है। तो हम लोग दो तरह का अलाइनमेंट पढ़ेंगे, टॉप अलाइन मतलब वर्टिकली अलाइन टू द टॉप ऑफ द सेल, सेल के टॉप से अलाइन हुआ,
बॉटम से अलाइन हुआ तो बॉटम अलाइन, बीच में अलाइन हुआ तो मिडिल अलाइन, ये हो गया वर्टिकल अलाइनमेंट। इसके बाद है यहां देखो अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, टेक्स्ट लेफ्ट, टेक्स्ट राइट और टेक्स्ट सेंटर, ये 3 अलाइनमेंट है मेरा, दिख रहा है तुमको? अच्छा एक बार, लेकिन हम ऑफ कर देंगे तो तुम लोग सोचोगे कि अब बात करेंगे तो सर देख नहीं पाएंगे, अंधेरा में है। तुम तो आगे बैठे हो, तुम तो बात करोगे तो ही धरा जाओगे। अच्छा कोशिश करो ना ऐसे करके देखने का, ये दूर सब नहीं दिखाई देता था, ऐसे करके देखते हो ना वैसा ही कर। अच्छा ठीक है, ऑफ कर दो तो इधर वाला, नहीं वो नहीं, वो नहीं, सबसे लास्ट इधर वाला। हाँ अब कुछ बढ़ा। अच्छा यहाँ पे देखो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब टेक्स्ट कैसा दिखेगा। टेक्स्ट तो ऐसे लिखते हैं ना, टेक्स्ट का अगर वो चेंज करना हो डायरेक्शन तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखो एक लड़का आया है क्लास करने के लिए और अपना यूजर ने बनाया vivo1915। अरे तो लॉगिन कर रहा है तो कर रहा है ना लॉगिन, बनाया नहीं होगा। अच्छा तुम लोग को बताए हैं ना कि आई तुम्हारा जो डीपी होगा वो कैसा होगा और तुम जो अपना यूजर नेम बनाओगे वो कैसा बनाओगे। डीपी सिंपल होगा, स्टाइल वाला नहीं होगा, सिंपल पासपोर्ट साइज का यूनिफॉर्म और बैच के साथ, आई कार्ड के साथ, सिंपल जैसा होता है, देख के एकदम लगना चाहिए कि स्टूडेंट हो, वैसा वाला, ठीक है, और बगैर मास्क के। ओरिएंटेशन समझ में आ गया, अभी करके दिखाते ओरिएंटेशन समझ में आएगा। ओरिएंटेशन रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट और ओरिएंटेशन देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमको लिखना है हेलो इंडिया, इसको हमको क्या करना है कि ओरिएंटेशन चेंज करना है, इसका हमको इसका ओरिएंटेशन चेंज करना है। ये एरो देख रहे हो, इसको क्लिक करो, क्या लिखता है, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, ये सारा का सारा मेरा ओरिएंटेशन का फॉर्मेटिंग है। कोई एक करके देखते हैं, वर्टिकल टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ये मेरा टेक्स्ट वर्टिकली लिखा गया, ठीक है, कंट्रोल जेड मतलब अंडू कर दिए। एक कोई और करके देखते हैं, रोटेट टेक्स्ट अप, ऐसा पूरा का पूरा रोटेट हो गया टेक्स्ट, ठीक है। तो ये है मेरा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के बाद अगर मान लो हम लिखते हैं हेलो इंडिया, इंडिया के जगह पे लिख देते हिंदुस्तान, थोड़ा बड़ा हो जाएगा हिंदुस्तान, और मान लो कि मेरा सेल का जो विड्थ है वो टेक्स्ट से कम है, टेक्स्ट से कम है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम रैप टेक्स्ट कर दे। रैप टेक्स्ट मतलब ये अगर बड़ा हो, मान लो अगर तुम कुछ फैला रहे हो, ठीक है, मतलब चादर तुम सुखाने के लिए डाले अपने टेरिस पे और टेरिस तुम्हारा लंबा नहीं, उधर भी और कोई चादर डाला हुआ है, तो क्या करोगे, उसको रैप कर लोगे ना, ठीक है। तो रैप टेक्स्ट वैसा ही है, जैसे ही रैप टेक्स्ट करेंगे तो जो अट नहीं रहा है उस सेल के विड्थ के कारण, जो उसमें अकोमोडेट नहीं हो रहा है टेक्स्ट, वो टेक्स्ट नीचे चला आएगा, रैप हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा ये वाला अगर देखो तो इसका अलाइनमेंट कैसा लग रहा है, इसका अलाइनमेंट ये वाला है, इधर इधर नीचे वाला है, मतलब बॉटम, ये हम लोग बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का। सेंटर में करना है तो ऐसे कर सकते हैं तो सेंटर में आ जाएगा, और चूंकि हमारा टेक्स्ट का साइज, सेल का साइज जो है इतना बड़ा नहीं है कि हमको लेफ्ट और राइट समझ में आए, ठीक है, तो मैं काम करते हैं इसको हमको बड़ा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। अब समझ में आ रहा है कि ये लेफ्ट है कि राइट है,
समझ में आ रहा है? लेफ्ट है ना। अगर हम यहाँ देखो, यहाँ पे 3 अलाइनमेंट दिया गया है और यहाँ पे 3 अलाइनमेंट यहाँ दिया गया है। ये वाला है टॉप, मिडिल और बॉटम। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये है हमारा, सॉरी ये हो गया वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट, मिडिल एंड राइट। तो हम इसको अगर यहां क्लिक कर दे तो मेरा हो जाएगा ये सेंटर प्लस मिडिल, सेंटर प्लस मिडिल। ठीक है। मर्ज और सेंटर ये क्या है बताओ? यह है ना मर्ज एंड सेंटर। हाँ, मर्ज करने के लिए। हाँ, तो अब देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको यहाँ पे कुछ लिखना है, ठीक है, हमको यहाँ भी कुछ लिखना है और यहाँ पे लंबा सा हेडिंग देना है, लंबा सा हेडिंग देना है बहुत बड़ा सा, तो एक सेल में नहीं लिख सकते। और एक सेल को अगर चौड़ा करेंगे, उसका विड्थ बढ़ाएंगे तो बाकी सारे सेल का विड्थ बढ़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको लंबा सा सेल चाहिए, वो ऐसा सेल चाहिए जो एक्सेल के 5-6 सेल से मिलकर बना हो। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करते हैं कि ऐसा सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ठीक है, इतना बड़ा एरिया हम सिलेक्ट किए और सारा अलग अलग सेल है, सारे सेल को मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने का मतलब ये हुआ कि सारा सेल मिलके एक सेल हो जाएगा, सारा सेल मिलके एक सेल हो जाएगा। ओके, एक सेल तो हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर तुम देख रहे होगे, ग्रिड ग्रिड से यहाँ पे नहीं दिख रहा है, सारा का सेल एक साथ हो गया, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये वाला अच्छा थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, दिख रहा है? नहीं दिखेगा। तो ये वाला देखो, मर्ज एंड सेंटर कहने का मतलब मर्ज कर देना। बगल वाले का खेत था, तुम्हारा खेत था, दोनों क्यारी बीच का हटा दिए, हटा दी, हड़प नहीं लिए हड़प, जैसे मान लो कि तुम भी बैल से खेती करते, तो भी बैल से खेती करता था, हल और बैल से, है ना। तो बोला कि दोनों अगर मर्ज कर देंगे तो हमको एक दिन के कॉस्ट पे ट्रैक्टर से काम हो जाएगा। तो दोनों अपना खेत मर्ज कर दिया, बोला कि ये बोला इसका काम करना है। इसी तरह से अगर जो बॉर्डर है, जो ग्रिड लाइन दिख रहा है, वो हट जाएगा तो हमारा सारा सेल मिलके एक हो जाएगा। जब सारा सेल जब मिलके एक होगा, मर्ज और सेंटर, मर्ज सेंटर करेंगे तो मर्ज भी कर दो और टेक्स्ट सेंटर अलाइनमेंट भी हो गया। ठीक है, देखो हेलो बीच में आ गया ना, अलाइनमेंट हो गया। यहां पे एक बात ध्यान रखना, जैसे कंट्रोल जेड करके वापस आते हैं, ठीक है, ये हम अलग अलग कर लिए। अब मान लो हम यहां लिख देते हैं इंडिया, ठीक है, सिर्फ इसी 2 सेल को मर्ज कर रहे हैं, हेलो और इंडिया, तो क्या होगा? हेलो इंडिया नहीं होगा। कारण क्या है बताते हैं तुमको। हेलो किस सेल में लिखा गया है? D3 में, D3 में ना। और इंडिया कहां लिखा गया है? E3 में। जब इस 2 सेल को मर्ज करेंगे तो दोनों सेल का वैल्यू कोई एक ना होगा, दोनों सेल का वैल्यू पहले वाले सेल के नाम पे हो जाएगा। मतलब मर्ज होने के बाद ये पूरे सेल का एड्रेस होगा, वो D3 होगा। समझ में आ रही बात? जब ये पूरा का पूरा मर्ज कर देगा, इतना ही नहीं बल्कि हम इतना ही मर्ज करेंगे ना, सबका एड्रेस D3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको और इसको मर्ज कर रहे हैं और सब D3 हो जाएगा, मतलब ये हेलो का जमीन था, ये इंडिया का जमीन था, ठीक है, ये इसको मर्ज करा रहा है, तो इंडिया का तो नहीं रहा ना, हेलो का हो गया, तो फिर हेलो इंडिया, हेलो का हो गया। तो जब भी आप 2 सेल को मर्ज करेंगे तो पहले सेल में जो टेक्स्ट रहेगा वही टेक्स्ट आगे भी दिखेगा, बाकी दूसरे और तीसरे सेल में जो वैल्यू होगा वो डिलीट हो जाएगा, वो वापस नहीं मिलेगा आपको। तो अगर मान लो कि कुछ टेक्स्ट लिखा गया है दोनों में, अगर दोनों को मर्ज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाला सेकंड वाले सेल को कट कर लेंगे उसका टेक्स्ट, तब मर्ज करेंगे, बाद में पेस्ट कर देंगे, अदरवाइज वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे करके देखते हैं, मर्ज एंड सेंटर, जैसे ही मर्ज एंड सेंटर करेंगे
ये क्या होगा, द सिलेक्शन कंटेंट मल्टीपल डेटा, बता रहा है कि मल्टीपल डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये हेलो रहा, यहां क्लिक करोगे तो हमेशा D3 ही दिखेगा। E3 वाला जो है वो D3 हड़प लिया, मतलब मर्ज कर गया, करेक्ट है। तो हम लोग को लगता है कि हम लोग अलाइनमेंट पूरा कर लिए। अच्छा, ये वाला, हाँ बता रहे हैं। अब देखो यहां तक तो बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि यहाँ ये जो पोर्शन है ना, कि हम इंडेंट को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। अब देखो जैसे इसको वापस हम लेफ्ट अलाइनमेंट में ले जाते हैं, ठीक है। इंडेंट कहने का मतलब, अच्छा तुम लोग में पाइथन कोई जानता है? कौन? एनीबडी नोज पाइथन? जानते हो? तो लूप्स पढ़े हो, उसपे पढ़े हो? तो हम लोग लूप्स लिखते हैं, तो हाँ बोलो, पढ़े हो? तो इंडेंट यूज करते हैं ना। अगर हम कोई लूप या कोई डिसीजन मेकिंग इफ यूज कर रहे हैं या लूप, तो उसमें उसके बॉडी को दिखाने के लिए उसके कंटेंट को क्या यूज करते हैं? इंडेंट यूज करते हैं, ठीक है। इंडेंट कुछ नहीं है, जैसे एक लाइन हम लिखते आ रहे हैं लेफ्ट लाइन अलाइन से, अगर मान लो पैराग्राफ चेंज करना है तो क्या करते हैं? इंटर प्रेस करने के बाद दूसरा पैराग्राफ थोड़ा सा इंडेंट छोड़ के, इंडेंट बढ़ा के लिखते हैं। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिए और फिर लिखना शुरू किए। बुक में भी तुम ऐसा देखोगे, नॉवेल में रहता है, हम लोग MS वर्ड में काम करते हैं तो ऐसा ही काम करते हैं। इंडेंट कहने का मतलब लेफ्ट बाउंड्री से तुम्हारा टेक्स्ट कितना दूर है। राइट इंडेंट कहने का मतलब राइट बाउंड्री से तुम्हारा टेक्स्ट कितना दूर है। समझ में आ रही बात? तो अब देखो, हम चाहते हैं क्या कि हेलो जो लिखा गया है वो एकदम मिनिमम इंडेंट पे है। इंडेंट बढ़ाना चाहते हैं मतलब बाउंड्री से टेक्स्ट की दूरी बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? इंक्रीज इंडेंट कौन है? ये है डिक्रीज वाला, ये है इंक्रीज एरो, राइट साइड एरो। तो जब जैसे ही तो इंक्रीज इंडेंट क्लिक करोगे हमारा इंडेंट बढ़ने लगेगा, ठीक है। और डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज होने लगेगा। समझ में आया बात? अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, देखते हैं मोर ऑप्शन में कुछ मिलता है क्या इसके अलावा। ये जो है अलाइनमेंट वाला मोर ऑप्शन, उसको क्लिक करते हैं तो क्या खुलता है मेरे पास? ये खुल जाता है डायलॉग बॉक्स, फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल। अच्छा, फॉर्मेट सेल में देखो इधर नंबर है। नंबर अगर कहीं लिखा हुआ मिलेगा हमको तो हम उस नंबर को कितने तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। एक तो जनरल फॉर्मेटिंग होगा, नंबर का नंबर में फॉर्मेटिंग होगा, ठीक है। करेंसी में हम किसी करेंसी की बात करेंगे, मतलब करेंसी मतलब डॉलर हो सकता है, यूरो हो सकता है, येन हो सकता है, रुपीज हो सकता है, ठीक है। तो मान लो अगर हम कुछ ऐसा कुछ अकाउंटिंग या प्राइस का बात कर रहे हैं और किसी सेल में हमको प्राइस लिखना है, तो क्या हम करेंसी का सिंबल यूज कर सकते हैं वहां पे? तो हमको बार बार करेंसी नहीं लिखना पड़ेगा, अमाउंट डालेंगे अपने आप करेंसी का सिंबल आ जाएगा। तो हम नंबर को इतने तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, हम लोग देखेंगे फॉर्मेटिंग करके। अभी समझते हैं कि हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। अगर नंबर है तो इतने तरीके से फॉर्मेटिंग होगा। अलाइनमेंट हम लोग देख चुके, ओरिएंटल है और वर्टिकल है, ये लेफ्ट है और सेंटर है, ठीक है। लेफ्ट जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटेड, ये यहाँ पे ऑन नहीं है। रैप टेक्स्ट हो गया, मर्ज सेल हो गया, टेक्स्ट डायरेक्शन कंटेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोग राइट टू लेफ्ट और राइट टू लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने कंटेक्स्ट वे सिलेक्ट किया जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन है। अगर टेक्स्ट का ओरिएंटेशन चेंज करना है तो देखो यहाँ पे हम लोग ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। -39 डिग्री हुआ, और तुम जितना करना चाहो वो हम यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है फॉन्ट। फॉन्ट का नाम पता था, ये सब तो देख चुके हैं हम लोग। बॉर्डर में आओगे तो बॉर्डर में हम लोग सारा का सारा बॉर्डर देखेंगे, नन मतलब बिना बॉर्डर का, आउटलाइन मतलब खाली बाहर बाहर चौहद्दी वाला रेलिंग, ठीक है। और इस तरह से हम बॉर्डर कर सकते हैं। और बॉर्डर के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे स्टाइल? सिंगल लाइन, डॉट डॉट लाइन, एक डॉट, एक डैश, या डबल, या थोड़ा सा थिक वाला लाइन। ये सारा का सारा स्टाइल है
बॉर्डर के लिए हम जो यूज कर सकते हैं, कैसा बॉर्डर बनाना है आपको। फिल में हमको पता था कि फिल कैसे करेंगे, तो फिल क्या था मेरा, बैकग्राउंड कलर था, ठीक है। तो यहां से फिल कर सकते हैं। प्रोटेक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे, प्रोटेक्शन कैसे लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, आप यहाँ पे पैटर्न कलर तो है ही है, कलर स्टाइल भी है। स्टाइल में कुछ अजीब सा तुमको पैटर्न मिलेगा जो तुम यूज कर सकते हो बैकग्राउंड के लिए, ठीक है। ये सारा का सारा पैटर्न है और ये यहां से कलर मिलेगा। प्रोटेक्शन हो गया। तो ये हमारा कहां से आया था, मोर ऑप्शन से आया था। ये सारा का सारा सुन पा रहे हो पीछे, तो आगे आ जाओ ना, नहीं सुनाई दे रहा है तो। एक बार ऐसा बोला ना कि जा रहे हैं आग दिखाने के लिए, आग खराब है मेरा, आग खराब है, आग दिखाने जा रहे हैं, तो वो छत पे ले गया, बोला वो क्या है, बोला चांद है। बोला और कितना दूर देखना चाहते हो, दिख तो रहा है तुमको। ठीक है, अलाइनमेंट हो गया, क्लियर। अच्छा, नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे अभी हम लोग। नंबर का जो सेल फॉर्मेटिंग था उसके बारे में यहां देख लेते हैं हम लोग। यहां सब हम लोग का कंप्लीट हो गया। नंबर फॉर्मेट, नंबर का फॉर्मेट कितने तरीके से हो सकता है। तो नंबर फॉर्मेट क्या है, देखो, अलाउ यू टू चेंज द वे न्यूमेरिक वैल्यू आर डिस्प्लेड ऑन द स्प्रेडशीट। The drop down arrow gives you a list of most common format, including a more number format option, करेंसी स्टाइल, परसेंट स्टाइल। अच्छा, आगे यहां देखते हैं, एक नंबर लिखते हैं यहां पे, ठीक है, 1000, और यहां पे लिखते हैं 1005, और इसका, अच्छा अब यहां पे देखो, अब इसको फॉर्मेट करना है हमको, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो तुम यहां से फॉर्मेट करो, या तो राइट क्लिक करके यहीं से आ जाओ फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में आएंगे और हमको नंबर का फॉर्मेटिंग करना है, तो यहां आते हैं। बाय डिफॉल्ट ये जनरल फॉर्मेटिंग में है ना। हम इसको करते हैं नंबर। जैसा ही नंबर लिखेंगे, हमसे पूछेगा कि किस स्टाइल में आपको नंबर को शो करना है, क्या डेसिमल पॉइंट चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट 2 डेसिमल पॉइंट लिए हुए हैं, हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद है यूज 1000 सेपरेटर। 1000 के बाद कॉमा वाला नंबर फॉर्मेट होता है। अगर हम चाहते हैं तो इसको यूज करें, नहीं करना चाहते हैं तो ना करें। चलो कर लेते हैं इसको यूज। इसके बाद यहां देखो कुछ तरह का तरीका दिया है, डिजाइन दिया गया है, माइनस भी है, प्लस भी, रेड में है, ऐसा है। कौन सा चाहिए, तो हम वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन है उसी को ओके कर देते हैं, ठीक है। सारा फॉर्मेट चेंज हो गया मेरा, सारा फॉर्मेटिंग हमारा चेंज हो गया। तो ये है हमारा नंबर का फॉर्मेटिंग। एक बार फिर आते हैं वहीं पे नंबर फॉर्मेटिंग में। अब यहां से दशमलव हटा देते हैं, दशमलव हमको नहीं चाहिए, तो यहां कर दिए 0 और ओके कर दिए, तो मेरा पॉइंट वाला डेसिमल पॉइंट हट गया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें करेंसी लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ करेंसी का सिंबल बना हुआ है ना, यहां से क्लिक करो, यहाँ इंग्लिश डॉलर आया है, यहाँ पे पौंड है, यूरो है, चाइनीज येंग है, और कुछ फ्रेंच का है, फ्रैंक है शायद। यहाँ पे रुपये नहीं दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ आते हैं
और यहां से करेंसी क्लिक करते हैं। करेंसी में सिंबल है, यहाँ पे खोजते हैं करेंसी। यहाँ पे मिलेगा हम लोग को अपना वाला क्या लिखे, INR। हाँ तो INR तो आ ही जाएगा। तो हम एक रुपीज वाला नहीं है, आर वाला, वो खोजना चाह रहे हैं। INR लिखोगे ना तो सिर्फ INR आएगा। देखो INR है ना, इंडियन नेशनल रुपीज। हम लोग जब तक आर नहीं बना था, रुपीज सिंबल नहीं बना था, तो हम लोग INR यूज करते थे। वही INR है यहाँ पे। लेकिन आर वाला रुपीज वाला भी हमको कहीं दिखा था। देखो RS ये है ना, चलो इसे वो देख लेते हैं, होगा कहीं पे। ठीक है, RS इंग्लिश इंडिया। तो हम लोग ये करेंसी साइन हो गया। इसको अगर ऑन कर देते हैं तो क्या होगा कि हमको सारे सेल में वो वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, ये करेंसी वाला फॉर्मेटिंग हो गया। नंबर फॉर्मेटिंग आ जाए करेंसी। इसके बाद हमको परसेंट निकालना है। हमको परसेंट का काम करना है। मतलब ये कि अगर मान लो 100 नंबर का एग्जाम हुआ और तुमको 45 नंबर आया, तो सीधे सीधे निकल गया 45%। अगर थोड़ा डिफिकल्ट करते 75 नंबर का एग्जाम और तुमको 30 नंबर आया, 75 नंबर का एग्जाम है, तुमको 30 नंबर आया। हाँ तो क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे ऐसा करेंगे कि कोई एक वैल्यू लिखते हैं 25 और इसका परसेंट निकालेंगे तो क्या होगा, इस नंबर में गुना इसका परसेंट निकालेंगे तो क्या करेगा कि हम नॉर्मली इसका परसेंट निकालते, देखो क्या होगा। इस पे हम जाते हैं और हम फॉर्मेट सेल में आते हैं। फॉर्मेट सेल में आते हैं हम लोग नंबर में, सॉरी कहाँ गया परसेंट, हाँ परसेंटेज। डेसिमल 2 पॉइंट को हटा देते हैं, 0 कर देते हैं और ओके कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा 2500। ये परसेंट कैसे निकालता है, 100 से गुना करके। 100 से गुना करके। अब यहाँ देखो हम क्या कर रहे थे, तुमको मान लो तुमको 35 नंबर आता है 75 नंबर में। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना 35/75, ऐसे लिखते हैं। और परसेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, इसी को इसको सॉल्व करने के बाद हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही करेंगे ना, या फिर तुमको लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए कि 35 गुना 100 देन डिवाइडेड बाय 75 होना चाहिए। कौन सही है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? दोनों सही है, दोनों सही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 35 और 100 गुना करके 75 से भाग दे रहे हैं, और यहाँ 35 और 75 से भाग देके फाइनल में 100 से गुना कर रहे हैं। क्या अंतर है, बात बराबर है। ठीक है, तो देखो जब हम परसेंट में बदल रहे थे तो हमको 100 से गुना करना पड़ रहा था। वी आर मल्टीप्लाइंग दैट रिजल्ट विथ 100। तो हम जैसे ही इसको परसेंट करने के लिए बोले ना, तो एक्सेल इसको 100 से गुना कर दिया, परसेंट का साइन लगा दिया वहां पे। ठीक है, हम ऐसे ही परसेंट निकाल सकते थे खुद से 100 से गुना करके, तो वो भी परसेंट आता इस फॉर्मूला से। लेकिन परसेंट का साइन नहीं आएगा, परसेंट का साइन नहीं आएगा। अगर हम उसको परसेंटेज से फॉर्मेट कर देंगे तो उस पूरे कॉलम में अपने आप परसेंट का साइन आ जाएगा, तो हमारा डेटा शीट अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग डेट की बात करते हैं। हाँ? अभी देखो फॉर्मूला में हम नहीं गए, देखो बता देंगे तुमको।
लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक एक करके बात करें हम लोग, ठीक है। जब मैथमेटिक्स सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे सेल में, सिर्फ तुमको वो इक्वेशन लिखना है 35/75, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट, जैसे ही तुम इंटर प्रेस करोगे सेल से हटोगे वो वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। उसमें बाद में तुम एक्सेल को बोलोगे कि टर्न इट इन द परसेंटेज, तो परसेंट बना देगा। यहाँ पे हम लोग को कोई भी अर्थमेटिक शुरू करने के पहले इक्वल टू साइन लिखना पड़ता है, और उसके बाद हम लिखेंगे 35 डिवाइडेड बाई 75, इंटर प्रेस कर देंगे तो मेरा ये नंबर आ गया। इसमें 100 से गुना करेंगे तो परसेंट आएगा, तो मतलब 46.66% आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जो फॉर्मूला लिखे थे यहीं पे हम लिख सकते थे गुना 100, ऐसा लिख देते तो हमको ये परसेंट आ गया। यही काम हम बगल वाले सेल में कर रहे हैं, सेम टू सेम यही काम। अंतर कहाँ है देखो, 35 डिवाइड बाय 75, ठीक है, 100 से गुना हम नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे आ रहा है, इसको हम परसेंट में चेंज करने का काम एक्सेल को दे रहे हैं। फॉर्मेट सेल, कम टू परसेंटेज, कम टू 0, डेसिमल पॉइंट पर 0, ओके। तो आ गया 47, राउंड कर दिया, 46.77 था, तो राउंड करके 47, परसेंट का साइन भी आया, परसेंट का साइन भी आया। तो यहाँ पे जो काम किए थे वही काम यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन हम 100 से गुना हम ना करके, मैनुअली हम ना करके उसको परसेंटेज कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो एक्सेल उसका 100 से गुना करने वाला काम कर रहा है। उसे एक बेनिफिट तो मिल रहा है आपको कि गुना नहीं करना पड़ा, दूसरा बेनिफिट मिल रहा है कि परसेंट का साइन ऑटोमेटिकली प्लेस हो गया, ठीक है। एक चीज और कर सकते हैं हम लोग, अच्छा ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो इसको हटाते हैं, हम तो बाद में देखेंगे, हम लोग फार्मूला देखेंगे तो ये सब देखना भी है, तो वर्कआउट भी करना है। अब डेट की बात करते हैं। डेट हम लिख रहे हैं 18/11/2021, ठीक है। अब आ जाओ डेट के फॉर्मेटिंग में, ये बात करते हैं फॉर्मेट सेल, और सेल को हमको फॉर्मेट करना है डेट, दो ऑटोमेटिकली डेट सिलेक्ट हो गया है। डेट कैसा चाहिए, डेट लिखने का अलग अलग देश में अलग अलग तरीका है। यूएस फॉर्मेट है, उससे मंथ पहले लिखते हैं, डेट बाद में लिखते हैं, ईयर सबसे लास्ट में लिखते हैं। और यूके जो तरीका है, बहुत जगह है, आप लोग यूएस तरीके लेके चलते हैं, उसमें डेट पहले मंथ बाद में लिखते हैं। तो बोलोगे क्या अंतर है दोनों में? अंतर ये है कि अगर तुमको लिखना है 13वां 13 डेट ऑफ किसी मंथ का लिखना है, तो अगर हम मंथ वाले में 30 लिख देंगे तो हमारा डेट इनवैलिड हो जाएगा, 13 मंथ तो होता नहीं है। तो फॉर्मेट का बहुत महत्व है, तुम किस फॉर्मेट में यूज कर रहे हो। यहाँ पे देखो, यहाँ फॉर्मेट दिया गया इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर, रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस, ये बहुत सारा ऐसा दिया गया है। तो ये हम लोग का जो फॉर्मेट है यूनाइटेड किंगडम वाला फॉर्मेट है। अंग्रेज चले गए लेकिन अपना सब सिखा गए हैं, तो वो जिस फॉर्मेट को यूज करते थे हम उसी फॉर्मेट को यूज करते हैं। तो इंग्लिश स्टाइल, पहले डेट DDMMYYYY, DD, दो बार DD कहने का मतलब 2 डिजिट लेंगे डेट के लिए, MM कहने का मतलब 2 डिजिट लेंगे मंथ के लिए, YYYY 4 Y मतलब 4 कैरेक्टर लेंगे, 4 डिजिट लेंगे ईयर के लिए। क्लियर? यहाँ पे देखो, यहाँ सब कुछ समझ में आ गया। ये था ना तरह का डेट दिया गया है, ठीक है। अच्छा अब बताओ कि अगर हम ये बोले कि हम ऐसा फॉर्मेट लेना चाहते हैं DD के बाद MM 3 बार हो, तो अगर 3 बार M लिखना है, तो 3M जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट होता है मंथ का फॉर्मेट लॉन्ग फॉर्म में। मतलब हम अगर नवंबर के लिए 11 न लिख के NOV लिखेंगे, ठीक है, 01 लिखने के जगह पे जान लिखेंगे। यहाँ पे देखो इतना सारा फॉर्मेट है, यहाँ पे कोई फॉर्मेट, यूनाइटेड स्टेट हम क्लिक करते हैं और इतना सारा फॉर्मेट आता है, हम कोई एक फॉर्मेट क्लिक कर लेंगे। मान लो हम ये वाला फॉर्मेट क्लिक किए और ओके कर दिए, तो हमको ये वाला फॉर्मेट मिला, ठीक है। तो आप जैसा फॉर्मेट चाहते हैं वैसा डेट को भी फॉर्मेट कर सकते हैं।
फाइन। तो करेंसी स्टाइल समझ में आ गया, परसेंट स्टाइल समझ में आ गया, कॉमा स्टाइल समझ में आ गया, ठीक है। इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल, हम लोग डेसिमल पॉइंट हम लोग जैसे इंक्रीज कर रहे थे 2 पॉइंट था, 2 से 3 4 करो या 0 कर दो। इंक्रीज और डिक्रीज मोर ऑप्शन में फिर वही वाला काम जो बड़ा सा डायलॉग बॉक्स आएगा, फिल करना और ये सब करना, ठीक है। इसके बाद है सेल। हमको लगता है टाइम हो गया है। नहीं अभी 52 नहीं हुआ है, टाइम तो है। हाँ बहुत टाइम है अभी। यहां तक समझ में आ गया सबको। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, सेल का। क्या हमारे एक्सेल शीट में जितना सेल है उतना ही सेल रहेगा या हम सेल और सेल की आवश्यकता पड़ सकती है? बहुत सारा रो और बहुत सारा कॉलम है, मतलब करोड़ से ऊपर, कितना करोड़ है तो वो फिगर दिखाई दे। बहुत लंबा, बहुत नंबर ऑफ सेल बहुत ज्यादा है हमारे एक्सेल में। हमको सेल इंसर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी हम इंसर्ट करते हैं। क्यों करते हैं बस समझ में आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि हम सेल कम पड़ रहा है और सेल इंसर्ट कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। और एक बने बनाए वर्कशीट में कुछ इंसर्ट करना है, बीच में छूट गया था तो हमको बाकी वाला को नीचे धकेलना पड़ेगा, बाकी वाला को नीचे धकेल के बीच में एक जगह बनाना पड़ेगा, हम लोग उसी तरह से इंसर्ट करते हैं। तो सवाल ये था कि क्या हम एक सेल इंसर्ट कर सकते हैं या पूरा रो या पूरा कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा? पूरा रो या कॉलम, क्यों एक सेल क्यों नहीं? एग्जैक्टली, एक सेल एडजस्ट कैसे होगा? एक सेल एडजस्ट कैसे होगा? अगर तुम देखो लॉजिकली कि अगर मान लो हम इसको हटा देते हैं ना, इस जगह पे कोई सेल इंसर्ट करना है तो यहाँ पे एक सेल आ जाएगा, यहाँ पे एक सेल आ गया तो इसके लेफ्ट में कुछ नहीं रहेगा और राइट में कुछ नहीं रहेगा, तभी ना होगा एक सेल इंसर्ट करने का मतलब। तो एक सेल यहाँ आ गया, लेफ्ट में कुछ नहीं, राइट में कुछ नहीं, ऊपर ऊपर मेरा सीट है, नीचे सीट है, और यहाँ पे खाली एक सेल, इधर कुछ नहीं इधर कुछ नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा नहीं होगा, ऐसा एक्सेल नहीं करने देता है। तो होता क्या है कि जब भी आप इंसर्ट करेंगे तो एक कंप्लीट रो इंसर्ट होगा या एक कंप्लीट कॉलम इंसर्ट होगा। क्लियर है? चलो तो हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करने की बात करते हैं। इंसर्टिंग, वी यूज इंसर्ट टू मेक न्यू सेल्स, कॉलम्स एंड रोज। Excel determines what you are trying to insert based on your selection. If a full column is selected, Excel will assume you mean a full column and it will skip the insert window. अब होता क्या है देखो, आज एक्सेल पे हमको मान लो इंसर्ट करना है, यहाँ पे हम सिलेक्शन, यहाँ हम सिलेक्ट किए, ठीक है, और हम इंसर्ट करना चाहते हैं यहां से, ठीक है, इंसर्ट सेल, ठीक है। तो इंसर्ट सेल तो होगा नहीं, जब इंसर्ट सेल होगा तब तो पूछेगा कि जो आप सेल इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो हम इस सेल को कहां प्लेस करें। तो शिफ्ट सेल डाउन, शिफ्ट सेल डाउन का मतलब पूरा का पूरा रो, ठीक है। अगर बोलता है कि इंटायर रो करना है तो इंटायर रो करेगा, इंटायर कॉलम करेगा। सेल शिफ्ट राइट करते हैं तो पूरा एक कॉलम इंसर्ट कर देगा। मतलब अगर एक सेल कहीं पे अगर सिलेक्ट करते हैं हम लोग और उसके बाद बोलते हैं इंसर्ट करने के लिए, तो एक्सेल को समझ में नहीं आता है कि रो इंसर्ट करना चाह रहा है कि कॉलम। तो पूछता है कि क्या इंसर्ट करें, सेल करना है, अगर हम बोलते हैं इंसर्ट सेल तो बोलता है इसको कहां करें, नीचे कर दे कि ऊपर कर दे। हम बोले नीचे कर दो, इसको ऊपर एक रो कर देगा। तो नॉर्मली इंसर्ट भी, इंसर्ट विंडो आया था, इंसर्ट विंडो जो है इससे इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग पूरा का पूरा रो सेलेक्ट करते हैं, तब इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। तो जब रो सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे तो एक्सेल समझ जाता है कि रो इंसर्ट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो इंसर्ट विंडो उस समय अपीयर नहीं होगा। अगर मान लो कि हम एक कॉलम सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट करते हैं तो एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर तुम रो और कॉलम सिलेक्ट कर लेते हो तो एक्सेल समझ जाता है, मतलब
एक्सेल विल नो दैट व्हाट यू वांट टू इंसर्ट। लेकिन अगर एक सेल इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमको बताना पड़ता है कि हमको क्या इंसर्ट करना है। ठीक है, अब देखो इंसर्शन का मतलब समझते हैं हम लोग। यहां लिखते हैं हेलो, यहां लिखते हैं इंडिया, और यहां लिखते हैं भारत। अब यहां पे हमको इंसर्ट करना है यहां हेलो इंडिया के बीच में। ठीक है, तो यहां पे अगर राइट क्लिक करेंगे यहां से इंसर्ट करो, लेकिन यहां माउस कर्सर यहां से यहां ले जाने में जो टाइम लगेगा उससे बचने के लिए हम लोग यहीं पे राइट क्लिक कर लेते हैं और यहीं से इंसर्ट मार देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि इंडिया और हेलो के बीच में इंसर्ट हो गया मेरा। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, इंडिया जो लिखा गया है वो किस सेल एड्रेस पे लिखा गया है? A5 पे। अब जब इंसर्ट करेंगे तो इंडिया कहां जाएगा? ऐसा नहीं है कि 4 और 5 के बीच में 4.5 नंबर रो इंटर हो जाएगा, है ना? 4 रहेगा 5 रहेगा, 5 पे इंटर करा रहे हैं तो 5 वाला सबको धकेल के 6 पे कर देगा। ठीक है, और 5 को खाली। जैसे तुम बेंच पे बैठे हुए हो, वो आके बोलेगा तो बोलेगा ना घसको, तो घसकने के लिए बोलेगा तो तुम थोड़ा शिफ्ट कर जाओगे। वही काम यहाँ भी हो रहा है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आने के बाद इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे एक 5A वाला 6A पे चला गया। सेम काम यहाँ भी होगा। अगर बी कॉलम को सिलेक्ट कर लो और राइट क्लिक करके इंसर्ट क्लिक करो तो हमारा वो सी कॉलम में चला गया। समझ में आ गया कैसे इंसर्ट होगा? ठीक है, तो चलो इंसर्शन समझ में आ गया। हम लोग डिलीट कैसे करेंगे, एडजस्ट कैसे करेंगे, ये सब अगले क्लास में। हमको लगता है कि टाइम हो गया अब। ठीक है।